MC तेजस मार्क टू जो अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी प्रोसेस में है, बन रहा है, क्या वो इंडियन नेवी को ऑफर किया गया था? भारत एक अमेरिका की तरह देश नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास एयरफील्ड कैपेबिलिटीज़ हैं, और चाइना की तरह नहीं है जो एकदम नंबर एक्सपैंड कर सकता है अगर उसे लगे। J-35 को चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतार दिया है। रफाल आने से जो भारतीय नेवी की जो कमियां थी वो पूर्ण होंगी, तो ये बहुत आवश्यक थी। लेकिन जब तक मिग 29 जाने वाले हों जी, हमें जो है डिसीजन जो है जी, वो तुरंत लेना चाहिए, नहीं तो बाद में हम पीछे रह जाएंगे। नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद और नवभारत टाइम्स के खास पेशकश बॉर्डर डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ख्याल आता है एयरक्राफ्ट कैरियर की, और एयरक्राफ्ट कैरियर की जब हम बात करते हैं तो फिर अगला सवाल उमड़ता है एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स की। भारतीय नौसेना के पास फाइटर जेट्स में अभी क्या हालात हैं, हमारा फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, TED-BF जो हमारा प्रोजेक्ट है और AMCA जो प्रोजेक्ट है, इन दोनों के बीच को लेकर के क्या कोई कन्फ्यूजन है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। RK नारंग सर हैं, इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं, कई सारी किताबें लिख चुके हैं, और ख़ास करके जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स को की बात है उस पर काफ़ी गहरा अनुभव रखते हैं उस पर बात करने के लिए। अब यही बातों पे हम विचार करेंगे, इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा इंडिजीनियस जो प्रोग्राम है, AMCA हुआ या फिर TED-BF हुआ, इन सब को लेकर के हमारा फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब इंडियन एयरफोर्स की सब हम बात करते हैं जी। और एयरक्राफ्ट कैरियर जब हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं जी, तो हमारे जहन में ख्याल आता है कई सारे अलग अलग देशों के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं या उनके जो विमान हैं। चाइना के पास J-35 हो गया या फिर अमेरिका के पास F-35 हो गया। तो भारतीय नौसेना के पास भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी पहले ही से लोगों के पास काफ़ी कम हुई है। जी, जी। ऐसे में अभी भारतीय नौसेना के पास फाइटर जेट्स को लेकर के क्या स्थिति है, इस पर जरा आप बात करिए सर। देखिए, भारतीय नौसेना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जी, वहाँ से इस वक्त दो तरह के फाइटर जेट भारतीय नौसेना के पास होंगे। एक तो है मिग 29 जो ट्विन इंजन रशियन ओरिजिन जेट फाइटर है, और दूसरा है रफाल मैरीन वर्जन। जो रफाल का लैंड वर्जन है वो इंडियन एयरफोर्स ने पहले लिया, और 26 मैरीन वर्जन के लिए हमने ऑर्डर फ्रांस को दिया है। जी, उसके अलावा जो है अब भारत जो है आत्मनिर्भरता के लिए भी कुछ कार्य कर रहा है, और उसमें भी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवल वेरिएंट बनाया है। ये एक देखिए, जो नेवल फाइटर होता क्या है, जी, क्या ये लैंड फाइटर की तरह होता है? अलग इसमें क्या कमियां होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं? जी, देखिए, अगर आप देखें फाइटर एयरक्राफ्ट को, अगर आपने उड़ता हुआ देखा हो तो एक रनवे से उड़ता है, एक लंबा रनवे चाहिए होता है जहाँ पर वो लैंड करता है। पीछे आपने देखा होगा उसके पीछे एक छतरी लगती है उसको स्पीड को कम करने के लिए, फिर ब्रेक लगाता है। जी, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी तो लेंथ ही 170 और 200 मीटर या 300 मीटर तक ही होती है, तो इतने छोटे डिस्टेंस में एक फाइटर को लैंड करना आसान नहीं है। जी, तो नेवल फाइटर जो होता है उसकी बहुत ही कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उसकी बहुत ही नुआंसेस होती हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपने देखा हो नेवल जो लैंड बेस्ड फाइटर है वो एक रनवे पे लैंड करता है जो एक स्थिर प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो नेवल फाइटर है वो चलते हुए शिप पे लैंड करता है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो चल रहा होता है, और देखिए जो पानी में चल रहा है वो सिर्फ सीधा ही नहीं चल रहा, वो पानी में दाहिने बाएं भी हो रहा होता है। बिल्कुल वेव है। तो एक ऐसे ही सिचुएशन में जब आप नेवल फाइटर चाहते हैं तो वो एक बहुत ही स्पेशल फाइटर होता है। लेकिन आप दोनों में एक तरह से सामंजस्य बना सकते हैं, लैंड और नेवल फाइटर में। बहुत से देशों ने ऐसा किया है और ये संभव है। जिससे मैं इंडिजीनियस का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, आप भी हैं, चाहते हैं कि भारत अपनी इंडिजीनियस फाइटर जेट्स बनाए, चाहे वो नेवी के लिए हो चाहे फिर एयरफोर्स के लिए हो। जी, तो भारतीय नेवी के लिए क्या ऐसा कोई अभी फिलहाल प्रोजेक्ट है इंडिजीनियस जिसमें कि हम आत्मनिर्भरता बना सकें? ठीक है, हम फ्रांस से राफेल मरीन खरीद रहे हैं जी। इसके अलावा
देखिए, मैं आपको इंडिजिनस और जो इंपोर्ट या लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का है उसका इम्पैक्ट होता है। देखिए, भारत एक डेवलपिंग जी। विकासशील देश है और विकासशील देश के पास एक लिमिटेड मनी होती है। लेकिन हमारी जो चैलेंजेस हैं उसको हमें समझना पड़ेगा कि हमारे चैलेंज पहले क्या होता था कि जब भी चाइना या पाकिस्तान कोई टेक्नोलॉजी लेते थे, अगर मान लो चाइना ने रशिया से लिया तो हम वेस्ट से लिया, जी। पाकिस्तान ने वेस्ट से लिया तो हम रशिया से लिया, और वेस्ट से दोनों से मिल के लिया। अब क्या हो रहा है, चाइना ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाने की कोशिश कर रहा है जो दुनिया में लोगों के पास बेस्ट हैं, उनके मुकाबला करने की प्रयत्न कर रहा है। तो फ्यूचर में अगर भारत को अगर अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर बने। जी। और ये चीज़ हमारे जो हमारे प्लानर्स हैं उनको बहुत पहले समझ आ गई थी। मेरे ख्याल से नेवी थोड़ा इसमें ज्वाइन करने में लेट थी। सबसे पहले हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिला, शुरू हुआ। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जब इनिशिएट हुआ वो 1984 की बात है। 1983 में उसकी स्टडी की थी, 1984 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट सेटअप हुई। 1993 में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। ये आप तेजस की बात कर रहे हैं? जो एयरफोर्स की बात कर ओके, रहे हैं। ओके। और 2001 को वो तेजस 1 जो है उड़ा, जी। लेकिन तब तक इंडियन नेवी ने ज्वाइन नहीं किया था। 2002 को इंडियन नेवी ने, अब उनके कोमोडोर CD बालाजी हैं जो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं जी। और वो फ्लाइंग एविएशन स्क्वाड में कार्यरत थे और उनका एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। उनको इंडियन नेवी ने आडा में पोस्ट किया, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक DRDO लेबोरेटरी है। वो जब वहाँ गए तो उन्होंने इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन ट्यून किया। उससे पहले सोच चल रही थी नेवी में, बट उन्होंने उसको एक्सपेडाइट करके, और 2002 में वो वहाँ गए। 2003 में LCA नेवी का प्रोग्राम भारत सरकार ने अप्रूव किया। जी। और 2003 में जब अप्रूव किया तो ये जो कमोडोर बालाजी थे ये डीपली इन्वॉल्व हो गए। और 2006 में इन्होंने भारतीय नौसेना से क्या कहते हैं, अपने छोड़ के, वर्दी छोड़ के आडा में साइंटिस्ट ज्वाइन किया। ओके। और उसका जो उन्होंने टेक ओवर करने के बाद उसमें पूरी जान लगा दी कि इस प्रोजेक्ट को कैसे सक्सेसफुल बनाया। और उनका जो एक्सपीरियंस था नेवी में रहने का, जो नेवल फाइटर्स को सपोर्ट करने का, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण उन्होंने नेवी फाइटर में बहुत सारे बदलाव लाए। और इसमें जो है नेवी के टेस्ट पायलट्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। और वहाँ पर क्या हुआ था, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में एक नेशनल फ्लाइट टेस्टिंग स्कूल सेटअप किया था जी। और NFTC जिसे कहते हैं, उसमें वायुसेना नहीं, नेवी के भी टेस्ट पायलट रखे गए। ओके। तो ये टेस्ट पायलट और जो कोमोडोर बालाजी और आडा के इंजीनियर्स ने जो लैंड वेरिएंट थे उसमें इम्प्रूव किया। अब देखिए क्या होता है कि लैंड वेरिएंट जो लैंड करता है उसकी लंबी अप्रोच बना के आप कर सकते हैं। जी। नेवल फाइटर को रनवे कम होता है तो एक हाई रेट ऑफ डिसेंट में लैंड करना पड़ता है। जी। तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर नेवल फाइटर लैंड करना है तो उसकी विजिबिलिटी कम थी। बिल्कुल। तो इन्होंने नोज ड्रूप किया, फिर इन्होंने लेवर ऑन किया क्योंकि स्पीड कम करनी थी, फिर इन्होंने अंडर कैरेज लॉन्ग बनाए, क्योंकि अब क्या था कि नोज इस तरीके से डिज़ाइन था कि इसको बहुत तेज़ी और बहुत शॉक एब्जॉर्व करना पड़ता है। इसका रेट ऑफ डिसेंट हाई होता है जब लैंड करता है। जी। और फिर क्या है, इसको जो टेक ऑफ करना है वो 170 से 200 मीटर के मध्य मध्य करना है और उसी में ही लैंड करना है। अब क्या है कि वायुसेना का जो लैंड बेस्ड फाइटर है उसको कोई हुक से नहीं रोका जाता। उसमें आप पीछे वो आप लगा देते हैं, हाँ बिल्कुल। तो उसमें कोई पकड़ने के लिए तार नहीं होती, कुछ नहीं होती। अगर तार लगा के आपको रोकना है तो आपके जो अंडर कैरेज हैं और जो पीछे का जो पॉइंट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो टूट जाएगा या डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसको एक रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता पड़ी और ये सारे रीडिज़ाइन फाइनली क्या हुआ कि ये एयरफोर्स को भी यूज़फुल हो गए। अब हमारे पास जो नया जहाज़ बना वो एक बहुत ही बेहतर जहाज़ बना, लेकिन फिर भी नेवी वाले जो डिज़ाइनर हैं उनका मत ये है
कि क्योंकि इसमें शुरू से नेवी की थिंकिंग नहीं थी, तो ये जहाज़ ऐसा नहीं था कि नेवी के लिए आइडियल होता। ओके। और ये जो जहाज़ था, आई थिंक 2012 को ये जहाज़ ने टेक ऑफ किया, और फर्स्ट टेक ऑफ जिसको मेडन फ्लाइट कहते हैं। और 2014 को जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना ने एक स्की जंप फैसिलिटी ग्राउंड बेस क्रिएट की। वो जो थी INS गोवा में, एक गोवा का जो नेवल स्टेशन है वहाँ क्रिएट की गई। अब ये पहली फैसिलिटी थी, भारत का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जब मैं ये कमोडोर बालाजी की किताब पढ़ रहा था, पेपर टू फ्लाइट, तो मुझे पता लगा कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए गए। इन सारे चैलेंजेस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी। मतलब LCA तेजस को जब हम नेवी के ऊपर में टेस्ट कर रहे थे, उस वक्त में हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने बहुत चैलेंज, बट डिज़ाइन करते हुए बहुत चैलेंज हुए, डेवलपमेंट में हुए, टेस्टिंग में हुए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि शॉर्ट रनवे में टेक ऑफ करना है। और आप सीधा अगर जहाज़ में करेंगे तो वो शिप को भी खतरा है था, और वो भी था। तो वो टेस्टिंग फैसिलिटी लैंड पे क्रिएट की गई, वही चीज़ सिमुलेट की जो शिप में है। और फिर वहाँ से टेक ऑफ जो फर्स्ट टाइम हुआ 2014, तो उनको विश्वास हुआ कि भाई हम इस तरह ठीक मूव करें। लेकिन देखिए उसके बाद इसको 6 साल लगे जी, कि 6 साल लगे कि उसको एक्चुअल जहाज़ एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करने के। तो 2020 में ये जो जहाज़ है इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड किया। कमोडोर मावलांकर उसमें टेस्ट पायलट थे। ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट था भारत के लिए कि भारत ने अपना नेवल जहाज़ बनाया, नेवल फाइटर बनाया, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड किया और फिर वहाँ से टेक ऑफ किया। नाउ ये जो एक जर्नी थी, एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेमोरेबल जर्नी रही है। और जो चीज़ें हमने अचीव की हैं वो शायद दुनिया के बहुत ही कम लोग ये कर पाए हैं। और हमें इसको लेवरेज करके भारत में इंडिजिनस फाइटर बनाने का एक कॉन्फिडेंस मिला है। और लेकिन इसमें आवश्यकता है कि हमें निरंतरता चाहिए, कोशिश लगातार करनी चाहिए। हाँ, और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कहीं भी ये प्रोजेक्ट पीछे ना रह जाए, स्लो ना हो जाए। और उसमें LCA तेजस का प्रोजेक्ट जो है इंडियन नेवी के लिए, LCA तेजस या जो भी उसकी है, तो LCA तेजस मार्क 2 जो अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी प्रोसेस में है, बन रहा है जी, क्या वो इंडियन नेवी को ऑफर किया गया था? नहीं देखिए क्या हुआ था कि LCA नेवी प्रोजेक्ट, LCA मार्क 2 प्रोजेक्ट जो है क्या 2022 में अप्रूव हुआ था जी, 2023। तो जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, तो इसमें इनिशियली कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की आवश्यकता थी, तो उनको इम्प्रूव किया गया। जो प्रोजेक्ट अप्रूवल था उसमें 2 जो थे प्रोटोटाइप थे वो नेवी के लिए बनने थे, मार्क 2 में। मार्क 2 में। ओके। अच्छा, मार्क 1 और मार्क 2 में क्या अंतर है? देखिए मार्क 1 था 13.5 टन क्लास ऑफ फाइटर, जो LCA मार्क 1 है 13.5 टन है, और इसकी 3 टन पेलोड कैरिंग कैपेसिटी। पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हमने इसको नेवी के लिए मॉडिफाई किया तो 500 किलो वेट बढ़ गया जी, तो 2.5 टन ये फिर भी कैरी कर सकता था। अब उसमें क्या है कि अगर मान लो शॉर्ट रनवे से लैंड करना तो थोड़ा बहुत और वेरिएशन आएगा, बट मोर और लेस आप ये मान सकते हैं कि ये था 13.5 टन से LCA मार्क 2 17.5 टन, मोर और लेस ये थोड़ा एक बड़ा डिज़ाइन है जी, और इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 6.5 टन। लेकिन इंडियन नेवी ने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किया। उन्हें लगा कि अब नई सिचुएशंस, नए चैलेंजेस की वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा रेंज वाला, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी वाला नेवल फाइटर की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने क्या प्रपोज किया, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। तो ये जो प्रोजेक्ट जो LCA मार्क 2 अप्रूव किया था, वो उन्होंने उसी ADA की हेल्प लेके एक डिज़ाइन चेंजेस प्रपोज किए, जिसमें 2 इंजन लगने थे G404, और इसका जो टोटल ऑल वेट है 26 टन। देखिए पहले 13.5 टन था मार्क 1 जी, 17.5 टन था मार्क 2 और 10BF जो था 26 टन के लिए उन्होंने सुजेस्ट किया। ये जो था
अब देखिए एक और जो इन जहाज़ों में फ़र्क था, LCA मार्क 1 जो था 4th जनरेशन फाइटर कहते हैं, जी और LCA मार्क 2 जो है उसे हम 4.5 जनरेशन फाइटर की श्रेणी में माना जाता है, और ये वही जनरेशन है जो आपकी रफाल की है। थोड़ा पेलोड कम है बट ये वही जनरेशन तो राफेल मरीन की आप बात कर रहे हैं, वही राफेल 4.5। और ये जो टेड BF जो इंडियन नेवी ने प्रपोज किया था, जी। तो वो भी क्या 4.5 जनरेशन ही है? हाँ, जो इंडियन नेवी ने प्रपोज किया था वो 4.5 जनरेशन है जी। और जो रफाल है शायद 24.5 टन ऑल ऑफ वेट है, और इसका जो है 26 टन है। अब अगर जब भारतीय नौसेना के लिए राफाल मरीन खरीदने की बात चल रही है, या शायद ऑलमोस्ट सौदा तय भी हो चुका है, तो फिर टेड BF की ज़रूरत बचती है या ज़रूरत खत्म हो जाती है? देखिए, भारतीय नौसेना हमारे जो MiG-29 है वो भी पुराने होने, जी और दूसरा क्या है कि नौसेना के पास एक लिमिटेशन होती है, जी, उसको जितने भी जहाज़ कैरी करने हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कैरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भारत के जो कैरियर हैं, अगर आप अमेरिका के कैरियर से कर लें, थोड़े छोटे छोटे हैं बिल्कुल। तो उस वजह से आपके पास लिमिटेड नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसलिए आपको चॉइस बड़ी ही केयरफुली करना जी पड़ेगा। तो रफाल अब रफाल और टेड BF में अगर कंपेयर किया जाए, मतलब कोई भी इंडिजिनस जी, जी, जी। फाइटर से अगर आप कंपेयर करें, देखिए रफाल में अगर हमें अभी अब कुछ बात चल रही थी कि भाई उसमें सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, जी है ना। LCA मार्क 2 में कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं। देखिए, अगर आपने मार्क 1 बनाया तो आपने उसमें नए नए सिस्टम बनाए। मार्क 1 और मार्क 2 में 40 से 50 सिस्टम रिप्लेस कर दिए गए, ओके। और 4 मेजर न्यू सिस्टम डाल दिए गए, जिसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, AEW है, एंड अदर 4 टू मोर कैपेबिलिटी। जी ऐसा रडार है और एक और। ये अगर हमें ये सिमिलर रिफॉर्म करने थे अगर रफाल पे, तो हमारा जो कॉस्टिंग है, टाइमलाइन है, अप्रूवल ऑफ OEM है, डिपेंडेंसीज है, वो सब की आवश्यकता पड़ती है। और हमने सिर्फ मार्क 1 से मार्क 1 नहीं बनाया, मार्क 2 भी बना दिया, और अब हम प्रपोज कर रहे हैं 10 BF। यस। अब इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको आपके अपने ही जहाज़ में मिल सकती है, जो बाहर में नहीं मिल सकती। बिल्कुल सर, एक चीज़ और है ना, जैसे मार्क 2, अभी आपने मार्क 2 के बारे में पूरे लेवल समझा दिया, टेड BF भी प्रपोजल में ही है। अगर हम एक सेकंड मान ले रहे हैं कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, तो फिर भी इसको बनने में एक लंबा प्रोसेस तो लगेगा, लेकिन आपका मार्क 2 जो है वो लगभग इस बीच में अगले 2 या 3 साल में आपका एक तरह से तैयार हो जाएगा। सो क्या बेहतर ऑप्शन मार्क 2 बन जाता है टेड BF के तुलना में? देखिए, मैं अब मार्क 2 और टेड BF में जो मेजर अंतर है वो है पेलोड कैरिंग का। जी तो इंट्रिम में मार्क 2 एक यूज़फुल हो सकता है। टेड BF लॉन्ग टर्म बेस पे ज़्यादा पेलोड कैरिंग है, तो शायद नेवी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। जी लेकिन आप डिज़ाइनर की सिचुएशन सोचिए, अगर उन्हें मार्क 1 से मार्क 2 अप्रूव करना है तो उन्हें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जबकि मार्क 1 से मार्क 1 में उन्हें प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक एयरफ्रेम सेम था। मार्क 2 में एयरफ्रेम डिज़ाइन चेंज हो, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, मुझे लगता है अगले साल पर आपका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा जी। और शायद उसके बाद 2 साल और लग सकते हैं कि मार्क 2 जो है इंडक्शन के लिए रेडी, 2 से 2.5 साल लगभग और लग सकते हैं, या 3 साल जी। टेड BF के लिए। और मार्क 2 आप देखिए अप्रूव ऑलरेडी हो चुका है, 2023 में इसका फाइनल अप्रूवल हो चुका था जी। और इस पर काम चल रहा है, मेटल कटिंग वगैरह भी कुछ प्लान कर रहे हैं, और वो सब मेरे ख्याल से बहुत हम जल्दी देख पाएंगे उसकी इच्छा का। लेकिन टेड BF जो है अभी तक उसका अप्रूवल नहीं हुआ है। जी। अगर अप्रूवल नहीं हुआ है, पहले तो अप्रूवल प्रोसेस को इसको पास करना बिल्कुल। पड़ेगा। अगर इसे अप्रूवल प्रोसेस होता है तो फिर इसका जो डिज़ाइन है उसके लिए सारे वेंडर्स, और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जी। वो सब के लिए करेंगे हम, उनको इंजन के लिए कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बाकी जो भी है, और वेरियस सिस्टम्स डिसाइड होंगे, न्यू डिज़ाइन है, और टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एक लंबा प्रोसेस है। पहले बेसिक प्लेटफॉर्म का टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है जी। और इसमें जो है फिर उसके बाद नए सिस्टम इंटीग्रेट करना है। लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ टेड BF नंबर्स विल बी लिमिटेड, उसके लिए एक आपको अलग सप्लाई चेन करनी पड़ेगी, लाइफ साइकिल सपोर्ट का प्रोविजन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल करना पड़ेगा उसकी। सो ये सब चीज़ों की वजह से
टेडबीएफ लिमिटेड नंबर्स होने की वजह से एक नया इशू रहेगा। अगर मैं नेवी का हैट पहनूं तो उनके हिसाब से 6.5 टन, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि LCA Mark 1 एक्चुअली रिप्लेसमेंट था हैरियर से, जी, तो ये तो उससे लगभग 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स हो जाएगा, लगभग 2 टाइम्स के लगभग हो जाएगा कैपेबिलिटी LCA Mark 2। जी, लेकिन पेलोड वाइज नेवी चाहेगी, अगर मैं नेवल ऑफिसर हूँ, जी। कि भाई ज़्यादा पेलोड वाला जहाज़ होना चाहिए। सर एक चीज़ और है, जब इंडियन एयरफोर्स के लिए AMC आमका जो प्रोजेक्ट है वो अपना चल ही रहा है, तो क्या इंडियन नेवी या जैसे TDF अगर प्रपोज करिए, दोनों डबल इंजन फाइटर जेट्स होंगे, तो क्या दोनों में से इंडियन नेवी के लिए लॉजिकल नहीं हो जाएगा कि हम आमका के साथ ही चले जाएं, हम TDF को छोड़ दें, और आमका चूँकि 5th जनरेशन फाइटर जेट है और TDF 4.5 जनरेशन है, तो क्यों ना हम आमका के साथ चले जाएं, कि ताकि जब हम एयरफोर्स के लिए आमका का प्रोडक्शन स्टार्ट हो, लगे हाथ इंडियन नेवी के लिए भी हो जाए, क्योंकि चीन जब J-35 को इंडक्ट कर चुका है अपनी नेवी में, तो हमारा इंडिजीनियस प्रोग्राम AMC बढ़ेगा, उसके साथ इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों का के साथ हो जाएगा। लॉजिकल ये नहीं होगा? देखिए, सिंस नेवी के नंबर कम होंगे, भारत एक अमेरिका की तरह देश नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास एयररियल कैपेबिलिटीज़ हैं, और चाइना की तरह नहीं है जो एकदम नंबर एक्सपैंड कर सकता है अगर उसे लगे। और चाइना की उनका एक अच्छा लक है कि उनकी इकनॉमी भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और मैं उनका काफ़ी कारण देता हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है। तो इनफैक्ट इन्हीं कारणों से, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल, कि आप छोटे नंबर के लिए अलग सप्लाई चेन, अलग लाइफ साइकिल सपोर्ट नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल से TDF एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो उसमें कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले कि नेवी का एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो जहाज़ हमारे बने हैं वो पहले लैंड वेरिएंट बने, तो LCA Mark 2 और आमका एक ऐसे जहाज़ हैं जिनमें शुरू से नेवी पार्टिसिपेट कर सकती थी। देखिए, LCA Mark 1A के वक्त, Mark 1 के वक्त नेवी पार्टिसिपेट नहीं की, तो उनका एक्सपीरियंस भी नहीं था और शायद सोचा भी नहीं हो। लेकिन इस वक्त कोई कारण नहीं बचता कि नेवी नहीं ज्वाइन कर सकती Mark 2 और आमका। और देखिए आमका में क्या है, आमका एक 5th जनरेशन फाइटर है, तो क्या दुनिया में नेवी और लैंड बेस्ड फाइटर नहीं है? तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, Su-33 रशिया का है, वो लैंड और नेवल वेरिएंट दोनों है। अगर F-35 जिसकी बहुत चर्चा में है, उसका भी लैंड एंड नेवल वेरिएंट। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप रफाल की बात करें, जो इंडियन नेवी के पास है और एयरफोर्स के पास हम दोनों ने लिया है, वो भी लैंड और नेवल वेरिएंट है। तो दूसरी बात है कि जो आमका है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयर का, ये ट्विन इंजन है जी, और इसका जो ऑल ऑफ वेट है वो 25 टन है जी, जो लगभग नेवी के TDF के बराबर है। हाँ, अब कोई वेरिएशन भी नहीं है। फिर इसमें स्टेल्थ फीचर है। अब आमका को 5.5 जनरेशन माना जा रहा है। 5.5 जनरेशन क्यों माना जाता है? कि डिज़ाइन तो हमने किया था 5th जनरेशन पर। जी, हमारे डिज़ाइनर्स को उम्मीद है कि 1-2 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी तब तक मैच्योर हो जाएंगी और वो भी इंटीग्रेट कर देंगे। बिल्कुल। अब इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन मेरे ख्याल से आमका शुड बी व्यूड फेवरेबली। मतलब फेवरेबली इसलिए कि अगर आप इंडियन नेवी उसको एवेलुएट करके उसमें ऐसे चेंजेस प्रपोज करती है कि जो नेवी की रिक्वायरमेंट मीट करें, जैसे F-35 है या रफाल है, तो ये विन विन सिचुएशन है। विन विन कैसे है? इसकी सप्लाई चेन सेम रहेंगी, आप अपग्रेड कर सकते हो, इंडिजिनस जहाज़ है। अगर इसकी जगह पे हमने TOT ली, मान लीजिए, देखिए TOT इस वक्त हो सकती है या लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, तो रफाल की हो सकती है। तो रफाल इटसेल्फ 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। तो हमें ये चीज़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट करने को ध्यान में रखते हुए और कॉमनैलिटीज ऑफ विद इंडिजिनस प्रोजेक्ट और फ्यूचर अपग्रेड को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है आमका एक बहुत अच्छा चॉइस। मतलब इंडियन नेवी के लिए आमका को आप एक प्रेफर चॉइस दे रहे हैं कि इंडियन नेवी शुड ज्वाइन आमका विथ इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेशन के साथ, ताकि जो हमारा स्वदेशी, जो हमारा एक प्लान चल रहा है कि हम स्वदेशी फाइटर जेट्स बनाएं, इसमें हम आत्मनिर्भरता हासिल करें, तो शायद आमका अगर इंडियन नेवी ज्वाइन करे तो वो पूरा हो सकता है।
देखिए आपका ये सही मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको एक अलग सप्लाई चेन नहीं करनी बिल्कुल। पड़ेगी। इंटीग्रेशन एक सिर्फ नेवल सिस्टम बेस्ड डिज़ाइन है। अब आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है LCA नेवी मार्क 1 का, जी वो एक्सपीरियंस इमीडिएटली किया जा सकता है। मेरे ख्याल से हमें दो स्टेप लेने की बहुत बहुत आवश्यकता है। एक तो LCA नेवी मार्क 1 जो है उसका लिमिटेड नंबर में इंडक्शन होना चाहिए। ओके, अभी नहीं है। अभी तक क्या है कि पीछे अटकलें लगाई जा रही थी कि नेवी मार्क कुछ लिमिटेड नंबर में LCA मार्क 1 इंडक्ट करेगा, और उसका एक लॉजिक था, क्योंकि देखिए दुनिया में जब आप कोई भी फाइटर बनाते हैं तो वो जो है उसको आप लिमिटेड नंबर में इंडक्ट कर सकते हैं, आप उसको ट्रेनर कर सकते हैं। नेवी के पास इंडिजिनस ट्रेनर होगा, और अगर ये लैंड करता है शिप में तो डेटा जनरेट होगा, उसमें मेंटेनेंस इशू आएंगे, डिज़ाइन इंप्रूवमेंट्स होंगी, बिल्कुल। और उसमें जो है मेंटेनेबिलिटी, ऑपरेटिंग कंफर्ट्स इंप्रूव होंगे, और ये सब एक्सपीरियंस डेटा जो है आपका जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर है, चाहे वो आप टेडवीएफ डिसाइड करो या आमका डिसाइड करो, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा जो है, हमें आमका जो है एक सीरियस ऑप्शन के कंसिडर रूप में सोचना चाहिए, वरना क्या होगा, हमारा जो आत्मनिर्भरता ट्रैजेक्टरी है उसमें डिसरप्शन आ सकता है। लेकिन सर एक चीज़ तो और है ना, कि जैसे TEDBF पे हम लोग बात कर रहे हैं, TEDBF 4.5 है, जो हम लोग स्टील्थ की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया स्टील्थ की तरफ तो मुड़ चुकी है। जी। चीन और अमेरिका के पास स्टील्थ ऑलरेडी है। जी। आमका हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें ऑलरेडी स्टील्थ होगा, TEDBF में स्टील्थ नहीं होगा। जी। तो अच्छा, तो जिस तरह से आपसे हमारी बात हो रही है और आप जिस तरह सजेस्ट कर रहे हो, अच्छा तो यही होगा कि हम आमका की तरफ अगर जाते हैं तो हमारे पास एक स्टील्थ जेट भी इंडियन नेवी के लिए भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ को एलेबोरेट करके समझाइएगा। इंडियन नेवी के लिए स्टील्थ फाइटर ज़्यादा ज़रूरी है या बगैर स्टील्थ के भी उनका काम चल सकता है? देखिए इसमें दो पार्ट हैं जी। जो नेवी के जो हैवी वेपन्स हैं वो स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में नहीं कैरी जाए, तो जब अटैक मोड में जाएगा तब इसको नॉन स्टेल्थ वाला फीचर चाहिए होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पेलोड कैरी करना पड़ेगा। हाँ। स्टेल्थ में क्या होता है, आप उसको अंदर ही फ्रेम के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही कैरी करते हैं, तो उसमें क्या है कि थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है, वो है। लेकिन नेवी को जो हैवी बॉम्बिंग करना है या हैवी टॉर्पीडोज या हैवी वेपन जो ड्रॉप करने होंगे, वो उनके लिए उनको नॉन स्टेल्थ है। लेकिन एडवांटेज क्या है, अगर इसे एयर डिफेंस मोड करना है, अगर आपके पास स्टेल्थ है तो आप डीप जा सकते हो। अगर आपको रडार बस्ट करना है, क्योंकि आपको पहले पेनिट्रेट करना है, उसके बाद तो आप करेंगे ना, बिल्कुल, तब आपके लिए अगर स्टेल्थ ऑप्शन है। और नेवी एक और परेशानी है, लेकिन जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ जहाज कैरी कर सकते हैं, जबकि लैंड बेस तो आप अगर आप देखें जो लैंड बेस फाइटर पैकेजेस होते हैं 50 से 100 या 150 जहाज इकट्ठे करते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं जी। ये नेवी के लिए बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। तो इसलिए फ्यूचर जनरेशन फाइटर इज़ अ बेटर ऑप्शन, मतलब एक बेहतर जो चॉइस होगी। आपके हिसाब से फिर एमसीए, इंडियन नेवी एमसीए की तरफ क्यों नहीं जा रही है अभी तक? नहीं, मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स विचार करें तो। नहीं, देखिए ये तो नेवी को पता होगा दोनों के किस पॉइंट ऑफ व्यू से वे कर रहे हैं। हम तो एक आउटसाइडर व्यू दे रहे हैं जो भारत के लिए ऑप्शंस हैं। देखिए जब नेवी ने चॉइस किया था टेडवीएफ में, उस वक्त हम मार्क 2 की बात कर रहे थे, तो उस वक्त की चॉइस उनकी रैशनल थी। अब जो है टेडवीएफ, अच्छा एक चीज़ और है, आपका आमका अभी अप्रूव हो गया 2024 में, आमका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया और टेडवीएफ अप्रूव नहीं हुआ। अगर मान लो अभी अप्रूवल प्रोसेस शुरू करें, मतलब या उसको फॉरवर्ड करें, उसमें समय लगेगा। और जो लिमिटेड नंबर ऑफ टेडवीएफ जहाज बनेंगे, उसके लिए जैसे मैंने पहले बोला, हर चीज़ अलग क्रिएट करना विल एक फ्यूचर चैलेंजेस होंगे, और शायद ये कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट के अप्रूवल में डिलेज हो। तो ये सब्जेक्ट को समझने की आवश्यकता है, और देश के थोड़ा एक मैच्योर व्यू लेके, कोई भी सब्जेक्ट पे मैच्योर व्यू लेके, जो भी देश के लिए अच्छा है, टेडवीएफ है, आमका है, उस पर डिसीजन लिया जाए। इनडिसीजन जो है वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, और उसमें आवश्यकता। मतलब सर जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सर ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए हम इंडियन नेवी के लिए टेडवीएफ के साथ जाते हैं और इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग से एएमसीए प्रोजेक्ट चल ही रहा है, यानी एचएएल और डीआरडीओ जो भी कंपनियां इनमें शामिल होंगी, उनके रिसोर्सेज बटेंगे, उनके सप्लाई चेन के इशू होंगे, उनके प्रोडक्शन का जो रिसोर्सेज है वो चीज़ें बन जाएंगी, यानी तमाम चीज़। और ये हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि LCA MK1 जो भी बन रहा है या MK2 बनेगा, उसका प्रोडक्शन करने की क्षमता भी हमारे पास
चीन या अमेरिका जितना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। LCA MK1 भी बनाते हैं तो हमारे प्रोडक्शन लिमिट जो है वो हम लिमिटेड 8, 10 या 12 शायद हम करने की योजना बना रहे हैं। 16 बना रहे हैं, 16 वो 2 या 3 साल में होगा ना सर? हाँ, वो देखिए जो प्रोडक्शन रेट है ना जी, वो नंबर्स पे होता है। जैसे वेस्ट में ऑर्डर होता है 500 जहाज का होता है, हमारा ऑर्डर होता है 100, 150 का। उसके लिए अगर मान लो मैं 50 प्रोडक्शन बनाऊँ, 2 साल में खत्म हो जाएगा, उतने मुझे फैक्ट्री खरीदनी पड़ेगी, उतने मैन पावर खरीदनी पड़ेगी, तो वो तो भारत के लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो सर वही समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे अभी LCA MK1 का 16 है प्रोडक्शन क्षमता, बनाने की बात चल रही है जी, तो यानी जो प्रोडक्शन क्षमता है तो वो फिर 3 जगह या 4 जगह डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल। यानी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स डिले होंगे। बिल्कुल। इसके जगह पे आपका सजेशन ये है कि अगर हम AMCA के साथ जाते हैं तो फिर हमारा रिसोर्स बटेगा नहीं, हमारी क्षमताएं बटेंगे नहीं, और शायद हम और बेहतर इक्विप होकर के बेहतर तैयारी के साथ आए। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो अपग्रेडेबल है जी। देखिए मेरा एक व्यू है, चाहे आप टेडवीएफ डिसाइड कीजिए, आमका डिसाइड कीजिए, दोनों में डिसीजन लीजिए, लेकिन आमका मेरे हिसाब से पर्सनल व्यू है। और देखिए मैं नेवी फाइटर नहीं उड़ाया हूँ, ये मेरी डिसएडवांटेज है जी। लेकिन एज ए रिसर्चर, एज एन ऑब्जर्वर, आई फील ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है और हमें डिले नहीं करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि और दो है जैसे LCA Mark 1 इंडक्शन लिमिटेड नंबर हो सकता है, जो ट्विन सीट वेरिएंट हो सकता है, ट्रेनर वेरिएंट हो सकता है जी। तो ये जनरेशन, ये जो प्रोसेस है जहां हम जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, इतने वर्षों की स्ट्रगल के बाद, इतने वर्षों की मेहनत के बाद, उसको इस वक्त में इन डिसीजन की वजह से इम्पैक्ट होगा और वो हमें बचाना है। वो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि J-35 को चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतार दिया है जी। उसको आप सर कितना खतरा मान रहे हैं? देखिए कोई भी देखिए हमारी और चाइना में यही एक अंतर रहा है। चाइना में अपने प्रोजेक्ट को जी। अगर उसमें कमियां हैं तो उसको इम्प्रूव करने की प्रयत्न किया जी। और हमें वही अप्रोच फॉलो करनी है। और ये चाइना और भारत की बात नहीं है, ये दुनिया में यही होता है। जब आप एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं, आप उसको इम्प्रूव करते हैं। देखिए हमने ALH बनाया, कंटिन्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट था इसको समझने की आवश्यकता है। जब हमने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 1 बनाया तो लोग जब फ्लाइंग करते थे, बादलों से गुजरते थे तो उनके पायलट भीग जाते थे जी। वहाँ से शुरू होके, लेकिन हमने LCA Mark 1 ने लिमिटेड नंबर में खरीदा। फिर LCA Mark 2 हमने इम्प्रूव्ड, उसमें इम्प्रूवमेंट लाए, वो भी लिमिटेड नंबर में किया, वो भी एक फुल सक्सेस नहीं हुआ। फिर जब हमने LCA Mark 3 बनाया तो वो एक सक्सेसफुल हुआ। ALH Mark 3 एडवांस लाइट, सॉरी ALH Mark 3 के बाद फिर हमने Mark 4 बनाया और अभी जो लेटेस्ट है 4 वेरिएंट बना के हमने 400 ALH बना दिए। अभी जो सबसे पहले जो लेटेस्ट वर्जन है जो कोस्ट गार्ड के लिए बनाया है, वो एक बहुत ही मॉडर्न जहाज है। हालांकि इसमें कुछ इश्यूज रेज किए गए थे लेकिन उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट देखिए, जो समय हमें लगा 3 दशक लगे ALH बनाने में, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन वेरिएंट और एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसको LCH कहते हैं, वो हमने 10 से 15 साल में बना के इंडक्ट करने के मोड पे हैं जी। तो आपका जो डेवलपमेंट टाइमलाइन है वो लगभग हाफ हो गया। लेकिन ये संभव तब हुआ जब आपकी स्पाइरल डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यू रहा। तो जो LCA नेवी Mark 1 पहुंचा है उसमें स्पाइरल डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए जी। मतलब सर का सजेशन ये है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए जी। और जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी ही अब आज की ज़रूरत है हमें। ऑपरेशन सिंदूर ने भी हमें दिखाया है कि अगर आप स्वदेशी टेक्नोलॉजी में आपकी आत्मनिर्भरता हासिल होती है, जैसे ब्रह्मोस ने जो असर दिखाया है, हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम ने जो असर दिखाया है, उस तरह बढ़ते हुए इंडियन नेवी के लिए भी हमें विदेशी फाइटर जेट्स की तुलना में हमें इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। खास करके सर का सजेशन है AMCA प्रोग्राम में हमें शामिल होना चाहिए। सर तो भारतीय नेवी की मौजूदा स्थिति फिलहाल के लिए अभी क्या स्थिति आप है देख रहे हैं आप? देखिए रफाल की आवश्यकता थी जी। रफाल आने से जो भारतीय नेवी की जो कमियां थी वो पूर्ण होंगी, तो ये बहुत आवश्यक थी। लेकिन जब तक MiG-29 जाने वाले हों हमें जो है डिसीजन जो है वो तुरंत लेना चाहिए, नहीं तो बाद में हम पीछे रह जाएंगे और फिर वो सिचुएशन आएगी जिसमें हम इंपोर्ट करेंगे, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या असेंबल करेंगे
और उससे जो है OEM पे निर्भरता कम नहीं होती है। आप जो इसके लिए ऑप्शंस आप बता रहे हैं कि हमें बैलेंस करके चलना होगा। जी, इस चीज़ को सर एक बार फिर से एलैबोरेट करिए, क्योंकि जो हम आज की कंडीशन में कई बार फंस जाती है, आपने सुना होगा, बहुत सारे चर्चा देखा होगा, जो चलता है कि F-57 या F-35 को लेकर कन्फ्यूजन बनता है, क्या खरीदे नहीं खरीदे, कितने संख्या में खरीदे, तमाम चीज़, बहुत सारी बहस चल रही है। सर का सजेशन क्या है? इंडिजीनियस पे सर क्या जोर दे रहे हैं सर, उस पर आप एक बार देखिए मैं आपको एक ट्रैजेक्टरी कंपैरिजन हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ, मेरे लिए चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत एक सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है। जी तो जब हम भारत ने 850 MiG-21 वेरिएंट बनाए, जी लेकिन उससे इंडिजिनस जहाज नहीं बना, जी आपको LCA बनाना ही पड़ा। नहीं पड़ा, बिल्कुल। अब चाइना का देखिए, चाइना ने कुछ MiG-21 लिए, फिर उन्होंने J7 बनाया, उन्होंने अपना, इसका 3 स्टेप प्रोसेस होता है, मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस वेरिएंट। जी हमने ना मॉडिफिकेशन किया, हमने मॉडिफिकेशन लिमिटेड एक्सटेंट पे किया, बट उसका अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ मेजर चेंजेस नहीं किए जी कि इंजन बदल दिया, अपना इंजन लगा दिया, वैसा नहीं किया। फिर इंडिजिनस वेरिएंट में भी हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं, हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इंपोर्ट बेटर क्वालिटी है तो कैसे करें। अब चाइना ने जो नंबर MiG-21 लिए वो लिमिटेड लिए और डेवलप किया। सिमिलरली जब हमने Su-30 लिए तो हमने 2084 और अभी फिर 12 ऑर्डर किया है, जी तो 2096 जहाज का इन्वेंट्री लेके बैठे हैं। लेकिन चाइना ने जो Su-27 दिए, पहले 40 लिए, फिर शायद 20-30 लिए, फिर 20-30 लिए और डिफरेंट वेरिएंट लिए। जी इनफैक्ट जब Su-35 वो लेना चाहते, चाइना भी इंपोर्ट करता, लेकिन उसका एक एम था पैरेलल अपनी बनने का। और Su-35 में लोग कहते हैं कि चाइना चाहता था कि सिर्फ 4 जहाज दे, जो रशिया माना नहीं, तो उन्हें 40 लेने पड़े। जी वो एक नेसेसिटी थी। अब क्या है, अब उनके साथ उनकी अपनी ट्रैजेक्टरी इंप्रूव कर रही है। और देखिए, अगर भारत में जो अक्सर बात होती थी कि चाइनीज़ इंजन गुड एनफ नहीं है, जी लेकिन उन्होंने कभी भी अपना अपग्रेडेशन प्रोग्राम नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उन्होंने कहते हैं लगभग $10 बिलियन किए, और हमने तो सिर्फ 2000 करोड़ कावेरी पे इन्वेस्ट किया। जी तो हमें अब जिस लेवल पे पहुंचे हैं, ये मारूत लेवल है। और जो LCA नेवी प्रोजेक्ट है, ये भी उसी स्टेज में है, जब हमने प्रोटोटाइप उड़ा लिया है, इंडक्शन की फेज पे हैं, और इसमें अगर हमने इनडिसीजन और इनएक्शन रहा, तो ये जो है मारूत में भी लगभग सिमिलर सिचुएशन था। हमने जब 4 स्क्वाड्रन 146 जहाज बना लिए, हमने अपग्रेडेशन पे काम भी शुरुआत किया, लेकिन एक स्टेज पे हम साइलेंट हो गए। सर, जिस मारुत की बात कर रहे हैं वो भारत का इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोग्राम था, जो 1950 से 1960 के दशक में आया था। उस पर हमने लगभग 100-150 फाइटर जेट्स बनाए, फिर उसका हमने अपग्रेडेशन करना बंद कर दिया, उसको हमने आगे प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे जाकर के उस प्रोग्राम ने दम तोड़ दिया। और सर, जो भी चीन की बात कर रहे हैं कि चीन क्या कर रहा था, बैलेंस अप्रोच, कुछ फाइटर जेट्स खरीदता था, फिर बनाता था, और उसी का नतीजा है कि आज चीन 6ठी जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। सर, अब उसकी चुनौतियां क्या है वो मुझे बताइए। देखिए, 6ठी जनरेशन फाइटर चाहे वो है या नहीं है, लेकिन बात यह है, चाइना अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहा है, उसको अपग्रेड कर रहा है। अब इसका ऑप्शन क्या है कि भारत और फिर क्या है, चीन और पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहे हैं। वो सिर्फ मैन नहीं, अनमैन में, नेटवर्किंग में, ऐसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इतनी सारी कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि जो चीन हमें नॉर्थ से आना चाहिए था, अब नॉर्थ और वेस्ट दोनों से आ सकता है। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो कम होती जा रही हैं। 5th जनरेशन अगर चीन बना रहा है, तो अमेरिका और रशिया कैचअप कर रहा है, और अमेरिका जो है बहुत सेलेक्टिवली शेयर कर रहा है। 6th जनरेशन में अमेरिका और चीन नेक टू नेक है, मतलब चीन का जो 6th जनरेशन है वो पहले उड़ रहा है। तो ये सब सिचुएशन इंडिकेट करती है कि अगर फ्यूचर में भारत में बहुत इनोवेशन कैपेबिलिटी है, हमारे लोग जो 5.5 जनरेशन जहाज आपको बना के देने की कोशिश कर रहे हैं, और 4th जनरेशन भारत में बना है, ये बहुत ही दुनिया में कुछ देश कर पाए हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो कमियां बिल्कुल हैं, उनको कम किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जहां भी कोई आवश्यकता हो उसका टेक्निकल रिव्यू किया जाए। क्योंकि अगर अगर चाइना 5th और 6th जनरेशन 100 या 1000 में करता है,
तो अगर कोई हमारे पास जितनी हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, हमारे पास एक सोल्यूशन मिलेगा, वो हमारी इंडिजिनस इनोवेशन और एक नए सोल्यूशन से होगा। बाहर की टेक्नोलॉजी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन वो लिमिटेड रहे, उसका इम्पैक्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ पे ना हो, हमारे इंडिसीजंस ना हो। ये अप्रोच भारत के लिए सबसे उपयुक्त रहेगी आने वाले समय के। यानी आज जो कन्फ्यूजन देख रहे हैं, अगर हम इंडिजीनियस प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, आज की तारीख में जो हम कन्फ्यूजन देख रहे हैं, जो आप चर्चा भी सुन रहे होंगे F-35 या Su-57 या आमका को लेकर के, अगर हम आमका पे पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं, कुछ चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, तो शायद आने वाले 15 या 20 साल के बाद हमारे सामने भी ये कन्फ्यूजन नहीं बचेंगे। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे, 7वीं 8वीं जो भी हो, जी, हम उसमें दुनिया में चीन या अमेरिका या रूस, शायद हम उन लोगों के साथ कदम ताल कर पाएंगे। हमें कदम ताल नहीं, हमारी तो आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश के जो नॉर्दर्न बॉर्डर में जो हमारे नेबर हैं उनकी कैपेबिलिटी इतनी है, ये हमारी नेसेसिटी है। ये हमें दुनिया में किसी से मैच नहीं करना। हमें ये अपनी सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जी सर, एक चीज़ और था, फिर हम इंडियन नेवी पे वही टेड BF वगैरह पे आ रहे हैं। जो आपसे जो हमारी बात हुई है, तो क्या इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स क्या एक मतलब AMCA के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं फिलहाल? आपको क्या इस बारे में क्या सोचना है? नहीं, मेरे ख्याल नेवी बहुत फोकस, देखिए कोई भी डिज़ाइन जहाज़ करना बहुत समय लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, तो उन्होंने काफ़ी फोकस किया था टेड BF पे, लेकिन तब तक 6th जनरेशन पाकिस्तान चाइना का जहाज़ नहीं उड़ा था जी, और अब 5th जनरेशन इंडक्शन भी शायद उस वक्त उस फेज़ में नहीं था, तो एक उस वक्त आवश्यकता नहीं थी। बट अब नई सिचुएशन में जी, और जो डिलेज हैं और नंबर लिमिटेड नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि भारत अब हमने रफाल भी खरीद लिए हैं, तो ये इवन मोर इम्पॉर्टेंट बनता है कि हम अलाइन करें एयरफोर्स के साथ, ताकि जो लिमिटेड नंबर रहेगा, अगर मान लो हमने रफाल नहीं लिए थे तो नेवी का केस शायद थोड़ा स्ट्रांग रहता, लेकिन अब नंबर और कम हो गए हैं, तो ये एक रिव्यू जो है उसकी एक आवश्यकता है। मेरे ख्याल से एक टेक्निकल रिव्यू करके इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकालना चाहिए जो देश के लिए अच्छा हो, कोई भी हो। जी। तो फिर अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि ये बजट का इशू जो होता है, राइट, कि अगर मान लीजिए टेड BF के साथ जाते हैं या फिर AMCA के साथ जाते हैं, अगर मान लीजिए इंडियन नेवी के लिए टेड BF जाते हैं, जो हमने तमाम चुनौतियों की बात की है, इसमें आप बजट इशू को कितना देख रहे हैं? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसका इन्वेस्टमेंट ऑन R&D और कैपिटल एक्विजिशन एक लिमिटेड मनी मिलती है। भारत में आम नागरिक की खुशहाली एक भारत की प्रायोरिटी है जी, और उसको ध्यान में रखते हुए टोटल कैपिटल एक्विजिशन बजट उतना ही रहेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन, मतलब भारत सरकार उसमें बढ़ाती है, लेकिन एक लिमिट है, क्योंकि भारत के नागरिक की खुशहाली उतनी ही इम्पोर्टेंट है, वो भी हम ही लोग हैं। तो उसका जो बैलेंस बनाना है, तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं और फिर इंडिजिनस करते हैं जी, तो दोनों में बैलेंस, इसीलिए मैं कह रहा था बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट कभी भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट को नीचे नहीं लाए, क्योंकि इंडिजिनस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम इंपोर्ट करें और लिमिटेड बजट जो है, जो भारत की सुरक्षा रिक्वायरमेंट और आम नागरिक की खुशहाली की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख कर किया जाता है, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारी अप्रोच लगभग एक जैसी ही होगी, जो भारत के लिए उपयुक्त है। लेकिन गलती और जो कमी क्या होती है, कई बार हम डिसीजंस पे डिले कर देते हैं। वो डिले से जो इम्पैक्ट होता है, जैसे अभी जैसे मान लीजिए डेटा जनरेशन चाहिए या उसमें फर्दर, क्योंकि आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट को स्टैग्नेट करेंगे तो वो थोड़े समय बाद इरेलेवेंट होगा। तो आई थिंक भारत के नेवल फाइटर प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग इस वक्त समय की मांग है, और ठीक डिसीजन मेकिंग और टेक्निकल रिव्यू जहां ज़रूरत हो वो करना चाहिए। तो अभी ये कहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो रुका हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग जल्द होना चाहिए इंडियन नेवी फाइटर जेट्स को लेकर के, जी, तो ये डिसीजन मेकिंग किस स्तर पे रुका हुआ है? इंडियन नेवी के स्तर पे कि नेवी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हमें क्या करना है, मतलब ये मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, सरकार में कौन डिसीजन, देखिए हर कोई अलग अलग डिसीजन मेकर है, तो मैं उस विषय में जानकारी नहीं रखता हूँ, बट मेरे हिसाब से जहाँ भी कहीं है, चाहे प्रोजेक्ट अप्रूवल है, प्रोजेक्ट रिव्यू है, जो भी उसमें आवश्यकता है, जो देश के लिए आवश्यकता है, वो हमें करना चाहिए। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कौन क्या इन्वॉल्व है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए।
और समय की मांग ये है कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए और जहाँ रिव्यू की आवश्यकता हो रिव्यू करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म थ्रेट और जो फ्यूचर जो हमारी सिक्योरिटी जी। नीड्स हैं उस हिसाब से करना तो चाहिए। क्या ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म अप्रोच अपनाने में आपको लगता है कि शायद थोड़ी सी दिक्कत है? नहीं, इसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की बात नहीं। देखिए दुनिया में मैंने आपको एग्जांपल दिया, Su-33 सिमिलर रहे हैं, इवन रफाल जो दोनों भारतीय वायुसेना और नेवा के साथ सेम दोनों है। हैं, बिल्कुल। तो ये एक डिसीजन है, उसमें एक एफर्ट करना पड़ेगा, डिज़ाइन इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। हमने एलसीए नेवी मार्क 1 में भी तो किया, अब वो एक्सपीरियंस हमारे पास एडेड एडवांटेज है। जितना जल्दी नेवी ज्वाइन करेगा उतना अच्छा होगा उस प्रोजेक्ट में, उसमें डिले नहीं होगा। अगर मान लो जैसे पहले की तरह एलसीए नेवी टेक ऑफ कर गया या एलसीए लैंड बेस फर्स्ट फ्लाइट हो गई थी, वो लेट ज्वाइन करना जो था उस प्रोजेक्ट में और चैलेंजेस लाया। अर्ली ज्वाइन करना उसमें एडवांटेजेस लाए। ओके। क्योंकि नेवी जितना जल्दी ज्वाइन करे, चाहे टेडबीएफ अगर वो मार्क 2 ज्वाइन करे, टेडबीएफ करे या अमका ज्वाइन करे, मेरे ख्याल से अमका एक बेटर फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन है। मार्क 2 इंटरमीडिएट ऑप्शन थी बट नाउ वो समय निकल रहा है, तो मार्क 2 को मैं अभी काउंट नहीं करता हूँ। टेडबीएफ और अमका में से 2 ऑप्शन होनी चाहिए। और मेरी पर्सनल राय ये है कि फ्यूचर चैलेंजेस चाइना के 5th जनरेशन फाइटर, 6th जनरेशन फाइटर को देखते हुए अमका सिर्फ 5th जनरेशन नहीं है, 5.5 जनरेशन। यस, तो शायद उसमें मेरे ख्याल से बेटर होगा। बट मैं फिर भी ये डिसीजन जो है जो इंडियन नेवी के जो थिंक टैंक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन पे छोड़ूंगा। लेकिन मुझे अपनी एक जो एनालिस्ट के वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपना राय दी। जी, मतलब कुल मिलाकर सर का ये कहना है कि मतलब फिलहाल इंडियन नेवी के पास कोई स्वदेशी प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं है फाइटर जेट को लेकर के कोई स्वदेशी प्रोजेक्ट नहीं है। इंडियन नेवी के पास राफेल मरीन आने वाले हैं, शायद इसमें 2 साल आई थिंक या 3 साल जो भी वक्त लगे, 3 साल जो वक्त लगे, बिल्कुल लगेगा राफेल मरीन आने में। तब तक हमारे पास कोई स्वदेशी प्रोजेक्ट नहीं है। इसके MCA-2 जो है, तेजस MK-2, उसका सर का कहना है कि टाइम निकल रहा है, तो ऐसे में वो अब शायद उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं रहे। इसीलिए इंडियन नेवी को चाहिए, सर के हिसाब से, सर का सजेशन है कि वो MCA प्रोग्राम को MCA मरीन करके ज्वाइन करे। मतलब जो भी हाँ, टेडबीएफ या अमका, टेडबीएफ को छोड़ते हुए। हाँ, ये वो मेरी विचार है, बट वो ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। क्योंकि मैंने नेवल फाइटिंग नहीं की है, ये मुझे कन्फेस करना पड़ेगा, क्योंकि नेवल फाइटर पायलट ज़्यादा समझेंगे। मतलब टेडबीएफ की जगह पे हमें MCA को एक ऑप्शन की तरह देखना चाहिए, देखने की जरूरत है, देखना की आवश्यकता है, देखने की ज़रूरत है। और ऐसे में जाते हैं तो शायद हमारे पास 10 या 12 साल में हमारे पास एक इंडिजीनियस फाइटर जेट होगा, जो कि एयरफोर्स के पास भी होगा और जो कि इंडियन नेवी के पास 10-12 साल। देखिए, भारत सरकार ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि प्राइवेट सेक्टर को हम अमका में लाएंगे जी, क्योंकि हमने बार बार देखा कि पब्लिक सेक्टर के पास वर्कलोड बढ़ रहा था। अब ये भी देखना है कि प्राइवेट सेक्टर उसको कितना डिलीवर करता है जी। अगर प्राइवेट सेक्टर वेरियस पार्ट्स तो ऑलरेडी हमने ऑफलोड कर रखे थे। अगर आप मार्क 1 मार्क 2 में देखें तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर लगभग प्राइवेट सेक्टर बना रहा है जी, और HAL इंटीग्रेटर का काम कर रहा है जी, उसके बावजूद भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया कि आप पूरा बनाइए। जी। तो ये अमका में एक हट के बात हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर आने से मुझे लगता है कि जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होने की संभावना है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है, हमें प्रिज्यूम नहीं मतलब ज़्यादा अजम्पशन नहीं करनी चाहिए, समय के हिसाब से देखें और हमें हैंड होल्ड करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि उनके पास फुल एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। तो भारतीय कंपनियों के पास, भारतीय कंपनियों आपके हिसाब से कितना समय लग रहा है कि जो MCA प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स, अभी नेवी की एक सेकंड साइड हम रख देते हैं, इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट होने तक, मतलब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट की पूरी बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, पूरी तरह से टेस्ट हो चुका है, फाइटर जेट बिल्कुल तैयार है, इसमें कितना समय लग जाएगा? देखिए, पहले उम्मीद थी कि ये 2035 तक होगा, लेकिन अब इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो अब मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जा रहा है, तो संभावना है कि ये समय कुछ कम होगा। कितना कम, मतलब कोई एक मोटा मोटी? देखिए, मेरे पास टेक्निकल डिटेल्स तो है नहीं, बट आप एज्यूम कर सकते हैं 1-2-3 साल कम करने की प्रयत्न होगा। मतलब 2032 तक शायद हम नहीं, हाँ, मतलब 32 से 33 तक, हाँ, शायद मतलब तैयार कर लेंगे। और कोशिश होगी इसमें। ये देखिए, इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे सप्लायर्स हैं, जैसे इंजन, जैसे LCA मार्क 1 नहीं था, वो भी है। तो इसीलिए हमारा जो एरो इंजन प्रोग्राम है, मैं इनफैक्ट हमेशा बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहा हूँ
कि हमें जो अभी भारत जो है कावेरी इंजन का डेरिवेटिव बना रहा है। डेरिवेटिव क्या है? नॉन आफ्टर बर्नर। जी उसमें जो भी लिमिटेशन जो है हमारे आफ्टर बर्नर में, प्राइवेट सेक्टर ने 2-3 कंपनियों ने ऑफर किया है कि वो कावेरी को अपग्रेड करके नेक्स्ट वेरिएंट बनाने को तैयार हैं जी डीआरडीओ के साथ। जी तो मुझे लगता है कावेरी मार्क 2 तुरंत लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि इंडिजिनस इंजन अगर नहीं होगा तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप कावेरी जो 2.0 की बात कर रहे हैं वो फाइटर जेट्स के लिए बात कर रहे हैं, फाइटर जेट इंजन की बात। फाइटर जेट इंजन की। जी जी हाँ, मैंने कावेरी 1 जो हमारा प्रोजेक्ट था वो फाइटर जेट इंजन वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसको हमने स्टील्थ ड्रोन के लिए तैयार करना हमने नॉन आफ्टर बर्नर भी या नॉन। हाँ, और जो सर बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना फाइटर जेट इंजन तैयार करें जो कि फाइटर जेट के लिए ये एक अलग टॉपिक है फाइटर जेट इंजन का। कभी सर के साथ हम फिर से इस मामले पर बात करेंगे। सर अभी अब आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो राफेल मरीन, टेड बीएफ या फिर एएमसीए, ये किसके साथ जाना है? राफेल मरीन तो खैर इंडियन नेवी के पास आने वाला है, तो टेड बीएफ या फिर एएमसीए किसके साथ जाना है? इंडियन नेवी को तय करना है या हमारी सरकार को तय करना है, या फिर जो थिंक टैंक जो होंगे उनको तय करना है? फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। सर से हम अगली बार फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे, खास करके ड्रोन मॉडर्न वारफेयर जो है उस पर बात करेंगे। तब तक हमारा शो देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।